हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट टू के अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग के बेसिस क्या होते हैं, अकाउंटिंग किस बेस पे की जाती है। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग जो होती है नॉर्मली दो बेसिस पे की जाती है। एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक होती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैश बेसिस को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और इन तीनों को मिक्स करके एक और हमारा बेस होता है अकाउंटिंग का, लेकिन मेन हमारे ये दो ही बेस होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो भी ज़रूर देखनी है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मीनिंग भी पता चले और उसके बाद आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको पता चले। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मीनिंग जानने के बाद इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये पूरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफ्रेंशिएट दैम। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंट का जो ये बेसिस है, ये हम बेसिस करते क्यों है, मतलब अकाउंट के बेसिस का रोल क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा एंटरप्राइज है, जो हमारा बिजनेस है, उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। इसी चीज़ के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं ना। हमारी अगर मान लो हमारा कोई बिजनेस है, हम उसके अंदर अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। हमारा मोटिव जस्ट एक मोटिव होता है कि हम हमारे प्रॉफिट के बारे में जान सके कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर हमें कितना लॉस हुआ। ये दो ही चीज़ें होती है, एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बट मेन हमारा ये होता है कि हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इसके लिए जो है ना, मेनली वैसे दो ही बेसिस होते हैं, यहाँ पे हम दो ही लिखेंगे। मेनली हमारे दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, एक और बेसिस होता है जो बाद में हुआ है, बट मेनली दो बेसिस होते हैं। तो मेनली जो हमारे दो बेसिस है वो है, हमारा पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है, ऐसा बेस जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो ट्रांजैक्शंस होगी वो सारी की सारी क्या होगी, इन कैश, ओनली इन कैश जो ट्रांजैक्शन होगी। और एक्रूअल के अंदर क्या होता है, कैश तो होता ही होता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, क्रेडिट भी होता है। ठीक है, कैश और क्रेडिट जिसमें दोनों ट्रांजैक्शन आ जाए उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्रूअल बेसिस। इन ब्रीफ हम इसको ये बोल सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजैक्शन। इस बेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। और क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, जब तक कैश उसका पे नहीं हो जाता, या फिर अगर हमने कोई गुड सेल की है तो जब तक उसका कैश रिसीव नहीं हो जाता। मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका कैश हमने या तो पे करना हो या हमें मिलना हो, जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमें उसका कैश मिल नहीं जाता या जब तक हम उसका कैश पे नहीं कर देते, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे ही हमें कैश रिसीव हो गया तो हम उसे अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इनकम्स जो होती है वो रिकॉर्ड होती है। इनकम्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन, सिर्फ तब व्हेन दे आर रिसीव इन कैश, जब हम उनको कैश में रिसीव कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि सैलरी है, सैलरी हमारी वो है तो मार्च की, लेकिन हमें वो सैलरी मिली अप्रैल में। तो वो है तो मार्च की, लेकिन हमें वो मिली कब है, अप्रैल में। तो हम उसको रिकॉर्ड भी अप्रैल में ही करेंगे। ठीक है, मार्च में रिकॉर्ड नहीं करते अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। जब वो हमें मिलेगी, व्हेन दे आर रिसीव इन कैश, ओनली व्हेन दैट इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ
अकाउंट। एंड ऐसे ही एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड होंगे जब वो पे कर दिए जाएंगे। जैसे मान लो हमने गुड्स खरीद ली है, हमने गुड्स परचेज़ की जनवरी में, ठीक है, लेकिन हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं मार्च में, तो वो रिकॉर्ड भी मार्च में होगी, जनवरी में वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब जब भी उसकी पेमेंट होगी तभी उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे पहले उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई ये बात। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर जो ये बेसिस है, इसके अंदर तो हमने यही पढ़ा ना कि जो कैश होता है, जब वो कैश आएगा या कैश जाएगा तभी रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट होगा हमारा वो क्या होगा, जो हमारा ये प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कैश रिसिप्ट, कि हमारे पास कितना कैश आया, एंड कैश पेमेंट, और हमारा कितना कैश गया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हुआ प्रॉफिट, क्योंकि सिर्फ कैश की बातें हो रही है। इसका मतलब जो भी कैश रिसिप्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे कैश पेमेंट, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। और कैश, जब हमारी सारी ट्रांजैक्शन कैश में ही हो रही है तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ बनता है जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हो, लेकिन जहाँ पे ओनली कैश हो वहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है उस टाइम पे। आ गया समझ में। और ये जो है, आप देखो, अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, क्या उनका काम चल जाएगा कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्शन करेंगे? उनको तो बल्क में ट्रांजैक्शन करनी होती है। अगर वो बल्क में परचेज कर रहे हैं तो क्या वो उसकी जो पेमेंट है, क्या वो उसकी पेमेंट एट अ टाइम कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, वो पेमेंट धीरे धीरे होती है। ऐसे ही अगर उनसे किसी ने गुड्स खरीदी है बल्क में, तो क्या वो उनको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, वो भी धीरे धीरे मिलेगी। इसीलिए ये जो मेथड होता है ये बड़े बिजनेसेस के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, ये सूटेबल होता है जैसे कि प्रोफेशनल्स हो गए, लाइक जैसे हम डॉक्टर्स के जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या हम डॉक्टर को भी ये बोलते हैं कि आप इलाज कर दो, पैसे हम बाद में देंगे? ऐसा तो कभी नहीं होता। डॉक्टर्स तो क्या बोलते हैं कि पहले आप पेमेंट करो देन ऑपरेशन स्टार्ट होगा। मतलब पेमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है डॉक्टर्स की, तभी वो हमारी सर्जरी या हमारा जो भी कुछ भी हमें प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तभी वो देखते हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए ये अकाउंटिंग सूटेबल है, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ही होती है। ऐसे ही लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं हमारा केस तभी लड़ते हैं जब हम उनको पेमेंट करते हैं, है ना। मतलब या फिर वो लगा लो कि वो एडवांस में हाफ या हाफ से ज़्यादा पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद जो बची हुई पेमेंट होती है वो बाद में लेते हैं। मतलब लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये इनकी ट्रांजैक्शन जो होती है मोस्टली कैश में होती है, तो ये वाला मेथड उनके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेसेस की, कंपनीज की, फर्म की, तो उनके लिए मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इस बेसिस के ऊपर इसकी कुछ एडवांटेज पढ़ेंगे, और अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। तो अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कि इस बेसिस में क्या एडवांटेजेस होगी। इसकी एडवांटेज क्या है, देखो, इसके अंदर हमें कोई भी एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कोई सोचना नहीं पड़ा कि हमारे इतने पैसे डूब सकते हैं, हमें क्या पता ये इस डेटर से हमें पैसे ना मिले या कुछ भी, क्योंकि हमें कैश टाइम टू टाइम मिल रहा है। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। कोई पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत नहीं, एट अ टाइम हमारे पास कैश आ रहा है और उसी टाइम हम पेमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज हुज मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये उन एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा मेथड है जिनकी सारी ट्रांजैक्शन किस में होती है, कैश में होती है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन हमें लेनी है, तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेंटेन एंड इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव, और ना ही हमें इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता। तो ये इसके एडवांटेज है कि हम इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू मेंटेन एंड लेस एक्सपेंसिव। और इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना कैश आया और हमारे पास कितना कैश गया। तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है इससे। इट ऑल्सो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हाउ मच कैश इज़ ऑन हैंड, कि हमारे पास कितना कैश इस टाइम अवेलेबल है, उसकी हमें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लियर पिक्चर हमें पता चल जाती है। ठीक है,
तो एडवांटेज क्या हुई, इसके अंदर हमें कोई एस्टिमेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोई बाइजनेस, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होती। ये उन एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल है जिनकी मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस होती है, और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही तो बनानी है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल टू मेंटेन एंड इज़ अ वेरी लेस एक्सपेंसिव। और ये हमें बहुत ही एक्यूरेट पिक्चर देता है कि कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है एट प्रेजेंट। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स, देखो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, इन सारी चीज़ों को तो मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। देखो हमारे ईयर के अंदर मान लो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है, क्या पता बहुत सारी इनकम ऐसी हो जो हमने अर्न कर ली लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम को भी तो कंसिडर करना चाहिए। ऐसी इनकम की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे नहीं करे लेकिन वो हम इनकर कर चुके हैं, ठीक है, तो वो भी तो हमें पे करने हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ गए, तो इन 4 पॉइंट्स को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता इसके अंदर, जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा, उसकी हमें एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं मिलता, हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाती हमारे प्रॉफिट की, कि हमारा प्रॉफिट कितना एक्चुअल में होना चाहिए था। ये हमें ये तो बता देगा कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, बट हमें प्रॉफिट कितना हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एंटरप्राइज में कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है, वो हमें इस बेसिस से पता नहीं लगता। उसके बाद देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके अंदर हम प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज कई बार क्या होता है, पेमेंट्स कई बार डिले हो जाती है, या कई बार पेमेंट्स ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो पेमेंट्स अगर डिले होगी तो भी हमारे अकाउंट्स में छेड़छाड़ हो जाएगी। अगर हम पेमेंट जल्दी हो रही है तो हमने उसको जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट लेट हो रही है हमने उसको लेट रिकॉर्ड किया, मतलब हम जो है रिकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं जब हमें वो मिल रही है, और क्या पता हमने उसकी पेमेंट कब करनी हो और हमने उसको रिकॉर्ड कब कर दिया। लाइक हमने जनवरी में हमने गुड्स जो है ख़रीदी थी 10,000 की, ठीक है, जनवरी में हमने गुड्स खरीदी थी, जनवरी मान लो 2020 की बात हो रही है, जनवरी 2020 में हमने 10,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है। अब मार्च 2020 में तो ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड था ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल के अंदर, अप्रैल में हम इन 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो हम अप्रैल वाला जो हमारा 2020 अप्रैल शुरू हो गया है, जो हमारा 2020 अप्रैल और मार्च 2021 होगा, उसमें हमने इसको इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो 10,000 से कम हो गया। तो प्रॉफिट्स में हो गई ना, प्रॉफिट्स में थोड़ी गड़बड़ होगी ना, इंक्रीज डिक्रीज, थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया हमारा प्रॉफिट, जिसकी वजह से तो पेमेंट कई बार जल्दी हो जाती है, पेमेंट कई बार डिले हो जाती है, कई बार इनकम ऐसा होता है, काफ़ी बार क्या होता है इनकम हमारी पोस्टपोन हो गई, हमें इनकम बाद से मिली, कई बार हमें इनकम जल्दी मिल गई, और जिस तरीके से वो मिलेगी उसी तरीके से वो रिकॉर्ड होगी, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट्स पे। उसके बाद थर्ड हमारी जो डिसएडवांटेज है इस मेथड की, वो है कि इसके अंदर जो मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का, मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर जो हमारे रिवेन्यू होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से मैच करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट इनकम का पता चलता है। मतलब ये मैचिंग प्रिंसिपल को तो फॉलो ही नहीं करता। क्यों? देखो, एक्विजिशन ऑफ गुड्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। हमने गुड्स ली, हमने गुड्स एक्वायर की, वो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है उस पीरियड का, ठीक है, जिसमें कि हमने उसकी पेमेंट की। हमने क्या लिया इसके अंदर कि हमने गुड्स एक्वायर की, एक्वायर करने के बाद जब वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन हम उसको एक्सपेंस को पे जब कर रहे हैं ना, तब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच बेनिफिट्स आर डिराइव फ्रॉम दैम। मतलब उसके बेनिफिट, जैसे कि अब हमने एग्जांपल लिया था, इसी को ले लेते हैं या थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमने हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं, ठीक है। जनवरी की बात हो रही है, जनवरी 2020 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमने गुड्स खरीदी, ठीक है, गुड्स हमने खरीद ली 5,000 की, 5,000 की गुड्स हमने परचेज़ की,
ध्यान से समझना, हमने गुड्स परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ की हमने 5000 की। अब ये 5000 हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की, हमने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है। और हमारा मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना हमें, अब देखो जो ये 5000 की गुड्स है, एक बात बताओ, जो ये 5000 की गुड्स है, क्या हम इसको सेल नहीं करेंगे? हम इसको सेल तो जनवरी में ही शुरू कर देंगे ना इसको सेल करना। ऐसे तो है नहीं कि हम इसकी जब पेमेंट करेंगे उसके बाद इसको सेल करना शुरू करेंगे। हमने जनवरी 2020 में ये गुड्स खरीदी है, तो हमने इसकी सेल भी तो उसी टाइम शुरू कर दी, मतलब हमने इस एक्सपेंस को पे नहीं किया अभी तक, लेकिन इसके बेनिफिट्स हमने उसी टाइम डिराइव कर लिए, इससे हमने प्रॉफिट उसी टाइम कमाना शुरू कर दिया। और मान लेते हैं हमने इसकी जो पेमेंट है, अब हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, अप्रैल 2020 से मार्च 2021, ठीक है। और हम इस 5000 की पेमेंट कब कर रहे हैं, हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मई 2021 में हमने इन 10,000 की क्या की, पेमेंट की, ठीक है। इसका मतलब ये गुड्स हमने खरीदी कब थी, जनवरी में। गुड्स हमने कब खरीदी, गुड्स तो हमने खरीदी जनवरी में, ठीक है। और 5000 की गुड्स खरीदी, हमने उसको सेल भी कर दिया, उसका फ़ायदा वगैरह सब कुछ हमने उठा लिया इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने उसके जो पेमेंट है वो की हमने मई 2021 में, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर आ गया अप्रैल 2020 से मार्च 2021, वो तो हमारा अलग हो गया, है ना। इसका मतलब जो हमारा रिवेन्यू था, रिवेन्यू तो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया, और जो इसकी इनकम थी, जो उसका मतलब जो उसका एक्सपेंस था, वो हमने उससे नेक्स्ट ईयर में बोन किया। तो हमारा मैच तो हुआ ही नहीं रिवेन्यू और एक्सपेंस, मैचिंग प्रिंसिपल तो इधर वॉइड हो गया ना, मैचिंग प्रिंसिपल तो अप्लाई ही नहीं हुआ, क्योंकि हम रिकॉर्ड इसको कब कर रहे हैं, जब हमने उसकी पेमेंट की, पेमेंट के टाइम पे हमने उसे रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्ड तो हम कर रहे हैं मई में, नेक्स्ट ईयर मई में, और हमने उसके बेनिफिट्स कब ले लिए, हमने उससे रिवेन्यू कब कमा ली, उससे प्रीवियस ईयर में। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर, वॉइड हो जाता है। मतलब हम गुड्स खरीद रहे हैं जिस साल, उसके बेनिफिट्स तो हमने उसी साल उठा लिए, लेकिन उसकी पेमेंट हम बाद में कर रहे हैं। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक मिनट। यस, देखो क्या है इसके अंदर कि एक्विजिशन ऑफ गुड्स, गुड्स हमने एक्विजिशन की, मतलब हमने परचेज़ किया, ठीक है, उसको हम मानते हैं एक्सपेंसेस उसी पीरियड के इन विच पेमेंट इज़ मेड, उस पीरियड के जहाँ पे हमने उसकी पेमेंट की, इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच बेनिफिट्स आर डिराइव फ्रॉम दैम। मतलब हमें उसको एक्सपेंस कब मानना चाहिए, जब हमने उसके बेनिफिट्स उठाए। हमें उसको एक्सपेंस मानना कब चाहिए, जब हमने उससे रिवेन्यू कमानी शुरू की। लेकिन हम उसको एक्सपेंस कब मान रहे हैं, जब हमने उसकी पेमेंट की। बात समझ में आ रही है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसमें रिवेन्यू कभी हो रही है और उसकी पेमेंट कभी किसी और साल हो रही है, जिसकी वजह से मैचिंग प्रिंसिपल क्या हो जाता है यहाँ पर, वॉइड। और ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट, बिग इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज। और एक और चीज़ क्या है इसमें कैश बेसिस में, कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल, ये बेसिस, ये बेस जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके अंदर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद हमारा आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी बहुत ही अच्छा मेथड है एक्रूअल बेसिस, जिसको मोस्टली सभी कंपनी, सभी फर्म्स फॉलो करती है। इस बेसिस के अंदर हम सभी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर इनकम्स रिकॉर्ड की जाती है व्हेन दे आर अर्न, जब हमने उनको कमा लिया, चाहे हमें कैश मिले चाहे ना मिले, हमने जब उनको कमा लिया हम तभी उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, वेदर कैश इज़ रिसीव और नॉट, चाहे हमें कैश मिले या हमें कैश ना मिले। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल कर दी क्रेडिट पे, अभी हमें पैसे नहीं मिले लेकिन हमने सेल तो कर दी ना, उसको हम टोटल सेल में इंक्लूड करेंगे, चाहे हमें उसका कैश मिले चाहे हमें उसका कैश ना मिले, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे व्हेन दे आर इनकर, जब हमने एक्सपेंस कर लिए ना उसी टाइम इनकर हो जाएंगे, चाहे हमने उनकी पेमेंट करी हो चाहे ना की हो। वेदर कैश इज पेड और नॉट, चाहे हमने उसका पेमेंट किया या फिर उसका पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंसेस को हम उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो इनकर हो जाते हैं। जैसे कि रेंट हमें पे करना है ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक जो है हमारा, उसको हमें रेंट पे करना है, बट अभी हमने उसको पे नहीं किया, फिर भी हम उसी पीरियड के एक्सपेंस में उसको ट्रीट करेंगे, उसी पीरियड के एक्सपेंस में उसको डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसका रिजल्ट होता है, कि कितनी इनकम हमने अर्न किया
और कितना एक्सपेंस हमने इनकर किया। इसके अंदर वो इनकम भी आती है जिनका कैश हमें रिसीव हो गया हो, और वो इनकम भी आती है जिसका हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इनकम रिसीव और इनकम एक्रूड दोनों आती है। ऐसे ही इसके अंदर भी एक्सपेंसेस पेड और एक्सपेंसेस एक्रूड दोनों आते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। ये जो बेसिस होता है मेक्स इन, देखो इस बेसिस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस सभी को जो है कंसिडर करते हैं। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव एडवांस का मतलब तो क्या हुआ कि हमें पहले से ही मिल गया इनकम, अभी हमने अर्न नहीं किया। एक्रूड का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, एक्रूड में कंफ्यूज मत होना, इधर लिख लेना साइड में कि इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, साथ साथ लिख लेना ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना रहे कि यार एक्रूड क्या था, समझ नहीं आ रहा है एक्रूड का मतलब क्या होता है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव और इनकम रिसीव इन एडवांस, और हमने इनकम रिसीव कर लिया लेकिन अभी अर्न नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमने एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर लिए, अभी वो एक्सपेंस हुए नहीं है लेकिन हमने उसको पहले से ही पे कर दिया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं किया। ठीक है, ये चारों की चारों टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अलग से लिख लेना, ये पूरी अकाउंटिंग में आपको हेल्प करेगी। अब हम इसके कुछ एडवांटेज पढ़े कि एक्रूअल बेसिस की क्या एडवांटेज होती है। सबसे पहली एडवांटेज क्या है, इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इससे हमें बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू का पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं और सभी एडजस्टमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड इनकम एक्रूड। सभी एडजस्टमेंट्स को और सभी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी वजह से हमें इसके अंदर जो प्रॉफिट निकलता है वो हमारा बिल्कुल नेट प्रॉफिट निकलता है, बिल्कुल हमें ट्रू प्रॉफिट का पता चलता है इस मेथड के थ्रू। और ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है क्योंकि इसके अंदर जितना हमें रिवेन्यू होगा उतने ही हमारे एक्सपेंस होंगे, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे मैच करते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बिल्कुल इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। इस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो बेस है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये इसकी क्या हो गई, एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमें एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। देखो इसके अंदर हमें प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रोविजंस बनाने पड़े ना, इसके अंदर हमें बैड डेट्स हो सकते हैं, हमारे पैसे डूब सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कुछ पर्सनल जजमेंट वगैरह इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। हम इसमें डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मेथड हम अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं जिसकी वजह से बाइजनेस हो सकती है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज रहती है। और ये इतना सिंपल नहीं होता, कैश बेसिस तो बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करना, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। ठीक है, तो ये दोनों अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा। अब एक काम करते हैं, इनका हम डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस पढ़ के आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है हमारा कि इसके अंदर हम कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड है एक्रूअल के अंदर, और कैश बेसिस में ओनली हम कैश बेसिस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये जो चार चीज़ें हमने पढ़ी थी ना चारों की चार चीज़ें। एक्रूअल में तो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं और कैश में इनको रिकॉर्ड नहीं करते, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस आर ऑल्सो अकाउंटेड इन बैलेंस शीट। कि जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होते हैं एक्सपेंस, उनको तो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो हमारी एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस होती है उनको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। कहने का मतलब क्या है कि एक्रूअल बेसिस के अंदर इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और कैश बेसिस में क्या होता है कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, और ना ही इनकम रिसीव इन एडवांस और एक्रूड इनकम को एडजस्ट ही नहीं करते। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। एक्रूअल बेसिस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमें निकलता है, जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट निकलता है, क्योंकि इसके अंदर हम कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हमारा नहीं निकल के आता, क्योंकि हम इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं।
ठीक है। फोर्थ है टेक्निकल नॉलेज। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। इसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, हमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल रिवेन्यू, इन सभी की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि क्या कंपनीज एक्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ये 1956 की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे 2013, ठीक है। ये जो एक्रूअल बेसिस ये रिकॉग्नाइज है कंपनीज एक्ट के थ्रू और इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। देखो मैंने कहा था ना कि इसको मोस्टली लोग एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज इससे हमें बिल्कुल करेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस का पता चलता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इतना एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगती। रिलायबिलिटी क्या है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा रियल है क्योंकि इसके अंदर हम कैश और क्रेडिट दोनों को इंक्लूड करते हैं और इससे हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तो ये मोर रिलायबल है। और ये लेस रिलायबल है क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश को करते हैं, क्रेडिट को तो हम इसमें इग्नोर ही कर देते हैं। सुटेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सुटेबल है उन बिजनेसेस के लिए जिनकी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है। और कैश बेसिस किसके लिए होता है, जैसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारे चैरिटी के लिए होते हैं, जो हमारे NGO वगैरह होते हैं, उनके अंदर हमें प्रॉफिट का ज़्यादा नहीं होता ना, तो उसके लिए जो है ये सुटेबल है मेथड। या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो गए, लॉयर, डॉक्टर, इनके लिए ज़्यादा ये जो मेथड है वो सुटेबल रहता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस के बाद तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक बिल्कुल। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस में कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। इसके अंदर हम सभी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक्रूअल में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम एक्रूड, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है हमें वो नेट प्रॉफिट पता लगता है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड के बाद एक और इसका बेस आता है, वो है हमारा हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इन दोनों का मिक्सचर। इन दोनों का मिक्सचर का मतलब क्या हुआ भाई कि दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ये कैश और एक्रूअल दोनों का क्या है, बेस है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे एसेट्स एंड रिवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, मतलब एसेट्स और रिवेन्यू जो होंगे उनको हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स जब हमें पेमेंट मिलेगी, जब हमें कैश रिसीव होगा, हम सिर्फ तभी कैश को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट लेकिन जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ होगी हमारी, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। मतलब एक्सपेंसेस चाहे हमने पे करे हो, चाहे हमने पे ना किए हो, ठीक है, चाहे हमने एक्सपेंसेस पे किए हो चाहे ना किए हो, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एसेट्स और रिवेन्यू जब वो हमें मिल जाएंगे, हम तभी उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यूजली जो प्रोफेशनल पीपल हो गए लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाया जाता है ताकि हमें नेट इनकम पता चल जाए, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम को इग्नोर करते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा था ना कि ये इनकम के टाइम पे, रिवेन्यू के टाइम पे कैश बेसिस आ जाते हैं और एक्सपेंसेस के टाइम पे एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब जो हमारी इनकम हमें मिलती है, जो हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस होती है, जो हमारी एक्रूड इनकम होती है, उनको वो इग्नोर करते हैं। और जो हमारे एक्सपेंसेस में जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, उनको ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, उनको तो रिकॉर्ड करते हैं ये। और जो हमारी एक्रूड इनकम थी, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। यही नीचे लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इनकम को तो ये इग्नोर करते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ये कंसिडर करते हैं। ये जो सिस्टम है एक्सेप्टेबल है और अप्रूव भी है कोर्ट के द्वारा, मतलब इसको अप्रूव किया गया कि आप ये सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 बेसिस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इतनी कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं थी। और नोट्स बनाना इसके बार बार कह रही हूँ ताकि आप इसको लर्न कर सको। वीडियोस ओनली वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, इसको आपको राइट करना पड़ेगा आपकी कॉपीज़ पे, ठीक है। और इसको समझो ध्यान से। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।